नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 67वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम जर्मन भौगोलिक विचारधारा के बारे में पढ़ रहे हैं। जर्मन भौगोलिक विचारधारा में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के भौगोलिक योगदान को हम पढ़ रहे हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की प्रमुख जो रचनाएं हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्रथम रचना इनकी राइनलैंड बेसाल्ट, जो कि राइन बेसिन के विशेषतः सैलों की एवं खनिजों की बनावट, प्रकृति तथा विशेषताओं पर एक प्रकार से अध्ययन प्रस्तुत करती है। यानी पहली इनकी जो रचना है राइनलैंड बेसाल्ट, वो इनका शोध ग्रंथ है। अब इसके प्रकाशन की बात करें तो 1789 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें राइन बेसिन के सैलों की और खनिजों की विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है। यानी जर्मन जो राइन बेसिन है उसके बारे में इनके द्वारा सबसे पहले अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। उसी पर इनके द्वारा शोध ग्रंथ है, वो शोध प्रबंध है, वो प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा हम्बोल्ट की अगली जो रचना है जियोग्नाजिया, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये इनकी दूसरी प्रमुख रचना थी। 1793 में इसका प्रकाशन हुआ था जियोग्नाजिया। सत्रह सौ 93 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1793 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। जियोग्नाजिया लैटिन भाषा में जियोग्राफी शब्द को इन्होंने जियोग्नाजिया कहा है, क्यों इसी को जर्मन में इनके द्वारा अर्डकुंडे शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया है, और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं। ये पुस्तक विशेषतः इनकी जो विषय क्षेत्र इसका जो है, यानी भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है, भूगोल के विषय क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियों आधारित है। यानी जियोग्नाजिया जो पुस्तक है 1793 में इनके द्वारा ये लिखी गई थी। भूगोल के विषय क्षेत्र क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, इसके अलावा अध्ययन पद्धतियों पर आधारित ये पुस्तक है। यानी दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना जियोग्नाजिया है, जो भूगोल की अध्ययन पद्धतियों पर आधारित एक पुस्तक है। इसके बाद में इनकी जो अगली रचना थी वह थी नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश। नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश। नया महाद्वीप यहाँ पर किसे कहा गया है, दक्षिणी अमेरिका को इनके द्वारा यहाँ पर नया महाद्वीप कहा गया है। इनके द्वारा जो दक्षिणी अमेरिका के विशेषतः भूमध्य रेखीय प्रदेश जो हैं उनका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, जैसे इक्वेडोर,
कोलंबिया है, इसके अलावा वेनेजुएला का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा यहाँ पर एंडीज पर्वत का सर्वेक्षण किया गया। एंडीज पर्वत के सर्वेक्षण का यहाँ पर इनके द्वारा वर्णन किया गया है। तो नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश जिसमें विशेषता इक्वेडोर, इसके अलावा कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इसके अलावा इनके द्वारा पेरू का वर्णन भी किया गया है। पेरू के तटीय भाग का सर्वेक्षण भी हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ से दक्षिण के उत्तर की ओर जाने वाली पेरू की ठंडी धारा की खोज है वो किसके द्वारा की गई? हम्बोल्ट के द्वारा की गई। पेरू की ठंडी धारा की खोज, ये हमने पहले भी पढ़ा। तो हम्बोल्ट के द्वारा पेरू की ठंडी धारा की खोज की गई थी। इसी कारण ये जो पेरू की धारा है इसको हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ग्रंथ इनका है ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। (1815) से लेकर के 1820 में ये प्रकाशित हुआ। 30 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है, यानी 30 खंडों में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो यह विशेषता किसके ऊपर आधारित है? यह हम्बोल्ट की दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर आधारित है। यह हम्बोल्ट की दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर तो हम्बोल्ट की जो दक्षिणी अमेरिका की यात्रा थी, विशेषतः दक्षिणी अमेरिका के, जैसे कि हमने जिक्र किया, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में इक्वेडोर है, कोलंबिया है, इसके अलावा वेनेजुएला है, पेरू है, इन क्षेत्रों की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। दक्षिणी अमेरिका और जो मध्य अमेरिकी प्रदेश है, दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य का जो भाग है, पनामा जलडमरू मध्य वाला भाग है, जो पनामा वाला भाग है उसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पनामा नहर जो खोदने का विचार है या पनामा नहर जो है वो बनाने का विचार है, वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? हम्बोल्ट के द्वारा ही दिया गया था। हम ये कह सकते हैं कि पनामा नहर की जो संकल्पना है वो हम्बोल्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद में इनकी जो चौथी महत्वपूर्ण रचना आती है वह है मध्य एशिया। इसमें मध्य एशिया के जो देश हैं उनसे संबंधित भौगोलिक जानकारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। मध्य एशियाई देशों की जानकारियां इसमें, या मध्य एशियाई क्षेत्र की जानकारियां इसमें देखने को मिलती हैं। मध्य एशिया 1829 में 2 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। मध्य एशियाई देशों जानकारियां इस पुस्तक से हमें प्राप्त होती हैं। तो एशिया के बारे में भी हम्बोल्ट की द्वारा रचनाएं की गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, हम्बोल्ट ने बहुत लंबी यात्राएं हम्बोल्ट के द्वारा की गई थी। लगभग 64,000 किलोमीटर क्षेत्र में इनके द्वारा यात्राएं हैं वो की गई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो सेंट्रल एशिया है उसके विभिन्न देशों की भौगोलिक जानकारियाँ भी इसके अंदर प्रस्तुत की हैं। तो यूरोप, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका और एशियाई देशों की जानकारियाँ भी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद में हम इनकी अगली रचना देखें तो वह विशेषतः मैक्सिको के ऊपर आधारित है। मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई थी।
मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। इसमें मैक्सिको एवं क्यूबा की जो प्रादेशिक जानकारियां हैं वो देखने को मिलती है। मैक्सिको और क्यूबा, क्यूबा एक द्वीपीय देश है। इसके साथ में मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणतम भाग है वहाँ पर स्थित है। मैक्सिको एवं क्यूबा, यहाँ की प्रादेशिक जानकारियाँ इस पुस्तक में देखने को मिलती हैं। तो मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल जो है वो इनके विशेषतः पर्यवेक्षण जो हैं उनके ऊपर आधारित है, यानी इनके द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों पर आधारित प्रादेशिक वर्णन। इनकी रचनाओं से ये स्पष्ट होता है कि विशेषतः मध्य अमेरिकी क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र से इनकी जानकारियां हैं वो अच्छी खासी, इनको उस क्षेत्र की जानकारी थी। तो इनके जो पर्यवेक्षण थे उसके आधार पर इन्होंने क्या है, मैक्सिको एवं क्यूबा के प्रादेशिक भूगोल की भी रचना इनके द्वारा की गई। अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रहती है कॉस्मोस, जो कि इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। हम्बोल्ट की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है कॉस्मोस। अंतिम पुस्तक भी है इनकी ये। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना। तो अगर हम्बोल्ट की सबसे महत्वपूर्ण रचना की अगर हम बात करें तो कॉस्मोस है, जिसको 1845 से लेकर के 1862 के मध्य 1845 से लेकर 1862 के मध्य इसका प्रकाशन हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद में भी इसका प्रकाशन हुआ है। 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में भी इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1845 से 1862 के मध्य कॉस्मोस का प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। 5 खंडों में विभक्त ये पुस्तक है। इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन। तो ये एक इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हम कह सकते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं अगर हम हम्बोल्ट की देखें तो सबसे प्रसिद्ध यही है, विश्व प्रसिद्ध रचना है ये। 1845 से 1862 के मध्य इसका 5 खंडों में प्रकाशन हुआ था। इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रथम खंड की बात करें तो इसमें ब्रह्मांड के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन, यानी प्रथम खंड जो है उसमें ब्रह्मांड का विभिन्न आकाशीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या विभिन्न ग्रहों के बारे में, उन ग्रहों की गतियां, उनके आपसी संबंध इत्यादि का वर्णन है वो इसमें किया गया है। दूसरा खंड जो है उसमें प्रकृति चित्रण विशेषतः संबंधित है। वर्णन में मानवीय प्रयासों या मानव के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके इतिहास, प्रयासों के इतिहास का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड है वो एक तो प्रकृति चित्रण एवं मानवीय प्रयासों
का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। यानी प्राकृतिक भूगोल से संबंधित हम कह सकते हैं द्वितीय जो भाग है इसमें प्रकृति के चित्रण और वर्णन में मानवीय प्रयासों, यानी किस प्रकार से मानव ने प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाया है या मानव एवं प्रकृति के बीच में किस प्रकार का जो संबंध विकसित हो रहा है उसके बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है द्वितीय खंड में। इसके बाद में तृतीय खंड जो है इस पुस्तक का, तृतीय खंड में विशेषतः खगोल विज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है। खगोल विज्ञान का वर्णन, खगोलीय जानकारियां तीसरे भाग में इसके देखने को मिलती हैं। प्रथम और तृतीय जो भाग है उसमें विशेषतः खगोल विज्ञान के बारे में ही ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। अगर चौथे एवं पांचवें खंड की बात करें तो जो पृथ्वी है उसका मानव के ग्रह के रूप में वर्णन किया गया है। खंड में पृथ्वी का मानव ग्रह के रूप में वर्णन या मानव के निवास ग्रह के रूप में, मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन है वो चौथे और पांचवें खंड में देखने को मिलता है। तो मानव ग्रह के रूप में वर्णन चौथे पांचवें खंड में पृथ्वी का वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी के भौतिक एवं जैविक नियम हैं, उसके साथ साथ में मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्णन भी देखने को मिलता है। एक तो पृथ्वी के भौतिक एवं जैविक नियमों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में मानव जीवन का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। मानव जीवन का वर्णन अर्थात मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्गीकरण या वैज्ञानिक वर्णन जो है वो इस पुस्तक में जीवन का वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से कोस्मोस है वो 5 खंडों में प्रकाशित हुई और उन 5 खंडों में अलग अलग जो जानकारियां हैं वो हमें मिलती हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन है वो 1845 से लेकर के 1862 के मध्य हुआ। 1845 से 1862 के मध्य कोस्मोस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 5 खंडों में प्रथम खंड है वो ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन करता है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में और पृथ्वी एवं अन्य जो ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो जानकारियाँ इनके पास उपलब्ध थी उनका वर्णन देखने को मिलता है। द्वितीय खंड में प्रकृति चित्रण एवं प्रकृति के साथ मानव के जो प्रयास हैं उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद में खगोल विज्ञान से संबंधित विभिन्न नियमों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है तृतीय खंड जो है। और चौथे और पांचवें खंड में पृथ्वी का मानव ग्रह के रूप में, यानी मानव का आवास ग्रह जो है पृथ्वी, उसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। किस प्रकार से मानव है वो पृथ्वी पर रहते हुए उसमें किस प्रकार के उसके भौतिक स्वरूप जो हैं उनमें किस प्रकार से तालमेल बिठाता है, उसके जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसमें किस प्रकार से मानव ने अपने आप को अनुकूलित किया है या मानव ने अपने आप को उनमें किस प्रकार से ढाला है, उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वी के भौतिक एवं जैविक नियम, किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तनों से संबंधित नियम या भौतिक स्वरूपों से संबंधित नियम किस प्रकार के हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा जैविक नियम, जीवन संबंधित जो नियम हैं पृथ्वी के ऊपर उनका वर्णन भी इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्णन, किस प्रकार से मानव जीवन है वो पृथ्वी पर विकसित हुआ है, किस प्रकार से मानव पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों को प्रभावित करता है और किस प्रकार से इसके विभिन्न स्वरूपों से प्रभावित होता है, उन सभी चीज़ों का वर्णन है वो इनकी इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कोस्मोस जो पुस्तक है वो भूगोल के प्रत्येक पहलू को छूने का प्रयास करती है। इसी कारण ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण रचना ही हम कह सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध रचना भी ये इनकी है। इसके बाद में हम देखते हैं हम्बोल्ट के द्वारा जो
हमने हमबोल्ट की विशेषता रचनाओं के बारे में देखा। सबसे पहले इनके द्वारा राइनलैंड बेसाल्ट का वर्णन किया गया, जो इनका सबसे पहला शोध ग्रंथ था, जो कि 1789 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में जियोग्नाजिया इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, जो भूगोल के विषय क्षेत्र में भूगोल की प्रकृति से संबंधित थी, जो कि 1793 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनके द्वारा मध्य एशिया का वर्णन किया गया। इसके बाद में नए महाद्वीपों के प्रमुख जो भूमध्य रेखीय प्रदेश, नए महाद्वीप के प्रमुख भूमध्य रेखीय प्रदेशों के बारे में, जने इक्वेडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है या पेरू के बारे में इनके द्वारा जानकारियां हैं वो प्रस्तुत की गई। इसके बाद हम देखें तो मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन, जो कि पर्यवेक्षणों पर आधारित था, मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा जो अंतिम पुस्तक हमने देखी कॉस्मोस, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिनका 5 खंडों में प्रकाशन हुआ है। तो इस प्रकार ये जो 6 रचनाएं हैं हमबोल्ट की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक आती हैं। भूगोल के प्रमुख ग्रंथों में सम्मिलित है कॉस्मोस, और इसी ग्रंथ के आधार पर हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक भी हम कह सकते हैं। तो ये थी हमबोल्ट की प्रमुख रचनाएं। अब हम अगली क्लास में हमबोल्ट के विधि तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।